पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेशन फॉर्म। अ कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। जिस तरीके से हम जब शेयर इशू करते हैं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस के साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, राइट है। उसी तरीके से जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात करें तो आपने एडवर्टीजमेंट किया होगा, तो आपको क्या प्रोवाइड करना है? आपको प्रोवाइड करना है एक एप्लीकेशन फॉर्म। It should contain a declaration by the applicant that the deposit is making is not made out of any money borrowed by him from another person। मतलब वो जो डिपॉजिट दे रहा है उसको ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो डिपॉजिट का पैसा है मैंने किसी से बोरो नहीं किया है, इट इज माय ओन मनी, ये मेरा खुद का पैसा है, मैंने किसी और से लोन लेकर के आपको डिपॉजिट नहीं दिया है। ऐसा उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसा क्यों भाई? मैं किसी से भी लोन लेकर के दूं? क्योंकि देखो ये क्या होता है, डिपॉजिट ज्यादातर आप देखोगे अनसिक्योर्ड होता है, और व्यक्ति अगर किसी और का पैसा या लोन लेकर के डिपॉजिट डाले और कंपनी डूब जाए, है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि ये पैसा किसका है? आपका खुद का है, आपने किसी और से लोन नहीं लिया है। ऐसा आप डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म में लिख करके दीजिए। पॉइंट नंबर 6, जॉइंट नेम। कभी कभी होता है कि एक डिपॉजिट के ऊपर 2 या उससे ज्यादा लोगों का नाम लिखा हो सकता है ना, तो यहां पर भी सेम है। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम ऑफ डिपॉजिटर बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स। मतलब जॉइंटली कितने लोग ओन कर सकते हैं डिपॉजिट को? 3। 3 से ज्यादा लोग के नाम पे डिपॉजिट हो सकता नहीं है ना। मतलब कुछ फ्रेंड्स मिल करके या कोई फैमिली मेंबर्स मिल करके कुछ अमाउंट एक साथ डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों का नाम आ सकता है। हाउ मेनी? 3 पीपल। ठीक है। नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मीन्स वारिसदार। इन केस आपने डिपॉजिट किया, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम रीजन अचानक डेथ हो गया, तो इन द केस ऑफ डेथ ये डिपॉजिट का अमाउंट किसको मिलना चाहिए, इसका जो आप डिक्लेरेशन देते हो, वारिसदार बनाते हो, उसको कहते हैं नॉमिनेशन, है ना। तो आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो ये भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख करके दे सकते हो, या आप बाद में भी अपडेट करवा सकते हो। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम, कभी भी, हैज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी। कभी भी आप नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, कि डेथ के बाद पैसा किसको मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का नाम आप कभी भी डाल सकते हैं। सर्कुलेशन और एडवर्टीजमेंट। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट। If a company invites deposit from its members, it issues a circular। ध्यान दीजिए, हमने 2 टाइप देखा कि कंपनी अपने मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकती है इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हो या एलिजिबल कंपनी हो, है ना। अपने मेंबर से वो 10% तक ले सकती है, और प्राइवेट कंपनी होगी तो 100% तक ले सकती है। तो ऐसे केस में उसको क्या इशू करना पड़ेगा? सर्क्यूलर। क्या इशू करना पड़ेगा? सर्क्यूलर। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट। क्या देना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट। ठीक है। यस। तो ये 2 बातों को समझिए। कंपनी एक तो मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है और दूसरा पब्लिक से ले सकती है। तो अगर आपको जनरल पब्लिक से लेना है तो आपको क्या देना पड़ेगा मार्केट में? एडवर्टीजमेंट। और अगर आपको मेंबर से पैसा लेना है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? सर्क्यूलर। कितना ही डिफरेंस है। कंटेंट ऑफ अ सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट। अच्छा, उस एडवर्टीजमेंट में या सर्क्यूलर में क्या लिखा होगा?
तो सबसे पहले स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ना, लास्ट 3 ईयर से उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स हैं, कितना कैश अमाउंट है, कितना रिजर्व फंड है, एवरीथिंग। ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इश्यू, जो नया इशू आप कर रहे हैं उसमें सिक्योर्ड कितना है और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कितना है, इसका प्रपोर्शन और बाइफर्केशन। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अगर आपकी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग। जैसे हमने बात किया था क्रिसिल करके ऑर्गेनाइजेशन है, एट द टाइम ऑफ डिबेंचर हमने बात किया था ना, क्रिसिल, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है क्राई। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वहां से आपको रेटिंग लेना पड़ेगा कि आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, डिपॉजिट रखना सेफ है या नहीं, तो वो रेटिंग देते हैं। ओके। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ द स्कीम, स्कीम का जो डिटेल, आपका जो डिपॉजिट है वो कितने पीरियड के लिए है, से अबाउट 1 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर, 3 ईयर, तो उसका पीरियड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना देने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का अमाउंट कब देने वाले हैं, एवरी ईयर देने वाले हैं, तो उसमें हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, या डायरेक्टली आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड, है ना, पूरा पीरियड फिनिश होने के बाद, से अबाउट 5 ईयर्स का आपने रखा हुआ है, सॉरी 5 ईयर्स तो नहीं होगा, 3 ईयर्स का आपने रखा है, तो क्या पैसा 3 साल के बाद देंगे। ये जो भी स्कीम होगा आपको मेंशन करना पड़ेगा सर्कुलर में और एडवर्टीजमेंट में। देन वी हैव नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, तो जैसा डिवेंचर ट्रस्टी होता है उसी तरीके से हम डिपॉजिट ट्रस्टी को भी बनाएंगे और उसका नाम इस एडवर्टीजमेंट में, इस सर्कुलर में लिखा जाएगा। Point number 6, amount due towards deposit of any previous deposit accepted by company। अगर कंपनी ने इसके पहले कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और उसके पैसे अभी तक रिटर्न नहीं किए, ऐसा कोई अगर डिपॉजिट है तो वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर डिपॉजिट था जिसके पैसे अभी भी पे करना बाकी है। ठीक है। तो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, इस बात की क्लैरिटी आ गई। कब सर्कुलर इशू करते हैं, जब मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। कब एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं, जब जनरल पब्लिक से हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट के अंदर ये सारे कंटेंट्स हैं। इसमें बी लिखा हुआ है, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट विथ आरओसी। तो आरओसी के पास जाकर के आपको क्या कराना पड़ेगा, फाइल कराना पड़ेगा। जैसे हम शेयर इशू के समय प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास फाइल कराते हैं, उसी तरीके से इस सर्कुलर को, एडवर्टीजमेंट को आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर के फाइल कराना पड़ेगा। कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सारे डायरेक्टर्स ने इस पे साइन करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट सी, इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट only after 30 days of filing a copy of circular or advertisement with ROC। मतलब पहले आपको क्या करना है, आरओसी में इसको सबमिट करना है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि आपने इसमें सारे ट्रू इंफॉर्मेशन दिए हैं कि नहीं, कहीं आपने ओवर एग्जेगरेट तो नहीं किया है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट तो है, कुछ गलत वादे तो नहीं किए हैं, ज्यादा इंटरेस्ट देने को तो नहीं बोल दिया है जो लिमिट से बाहर हो। या वो चेक करेंगे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, और उतना ही आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं जितना स्कोप आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर 30 डेज का पीरियड आपको लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। जब से आपने फाइल किया है उसके 30 डेज तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट इशू कर सकते हैं। ठीक है। Company can send the circular to the members through registered post, speed post और as email। ये तीनों ही पोस्ट कैसे होते हैं, जहां पर एक कंफर्मेशन या एक प्रूफ मिलता है कि इस पर्टिकुलर डिपॉजिटर ने, इन्वेस्टर ने एक्सेप्ट किया है, मतलब लेटर उसने पढ़ा है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, जब भी पोस्टमैन जाता है
तो रिसीवर की सिग्नेचर लेता है, तो बाद में कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें सर्क्यूलर नहीं मिला था, बराबर है। फॉर इनवाइटिंग पब्लिक, कंपनी हैज टू पब्लिश द एडवर्टीजमेंट इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज दोनों में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, दोनों में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। Having wide circulation in the state where the company's registered office is located। तो ये दोनों लैंग्वेज में कहाँ एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वहां पर आपको दोनों लैंग्वेज में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपको इंग्लिश एंड मराठी, ठीक है ना, ये दोनों लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट वहां पर पुट करना पड़ेगा। पॉइंट डी, वैलिडिटी ऑफ द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। एक बार आपने ये डिपॉजिट का सर्कुलर इशू कर दिया या एडवर्टीजमेंट किया तो वो कब तक उसकी वैलिडिटी होती है। द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये वैलिडिटी कुछ समझ में नहीं, मतलब क्या है। अब देखो दो स्टेज होता है ना, पहले आप एडवर्टीजमेंट करते हो और उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो, मतलब आप तब से बोलोगे ठीक है अभी आप लोग पैसा दे दें, तो इसके बीच का टाइम गैप होता है ना, क्या होता है, एक टाइम गैप होता है। तो इन्होंने बोला है कि आपने जब से एडवर्टीजमेंट किया है तब से आपको 6 month मिलते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप 6 month के बाद बोलोगे कि मुझको क्या करना है, अब एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो ये पुराना वाला एडवर्टीजमेंट इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। फिर आपको फिर से नया एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो कितने महीने चलेगा, 6 month। या तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आपने पहले एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, और उसके 3 months में आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, अगले फिर 2 months में, यहां से फिर और 2 months में फिर से आपको लगा कि मुझे क्या करना है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो फिर क्या है, वापस से एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। आंसर इज नो, ठीक है ना, आपको सिर्फ उसका अपडेट कराना पड़ेगा। वही वाला एडवर्टीजमेंट चल सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 6 month तक है, और अभी तक कितने मंथ हुए, 5 month ही हुए। ये बात सबको समझ में आई क्या। The circular or advertisement is valid for the period of 6 months from the end of the financial year in which it was issued or the date on which the annual general meeting was held, whichever is earlier। तो देखिए इसका पीरियड भी बताया, 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जहां पे एंड होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कहां पे होता है, 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जैसे आपने 31 मार्च 2021 इस दिन पे आपने क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया है, या इसके पहले भी किया होगा, तो ये कब तक चलेगा, ये नेक्स्ट 6 month तक चलेगा। कहां तक चलेगा, नेक्स्ट 6 month तक। मतलब इसके बीच में कभी भी आपको डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट करना है, आप कर सकते हो। दैट मीन्स 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। या फिर और एक बात बताई गई उसमें, क्या बताई गई, और द डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग वाज हेल्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर। या फिर इस ईयर का जो भी एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, क्या हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में ही एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, एजीएम कब हो गया, 1 सितंबर 2021 को, तो फिर क्या होगा, आपकी वैलिडिटी यहीं पे फिनिश हो जाएगी, फिर आपको आगे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा इस एडवर्टीजमेंट पे।
फिर आगे अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो फिर से न्यू एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो बोला है विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या हो जाता है, ये डेट या तो ये डेट। ये डेट मतलब कौन सा डेट, एजीएम का। दोनों में से जो भी पहले आए वहां तक की आपकी क्या रहेगी, वैलिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। जैसे हम डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे थे उसी तरीके से हम डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा चार्ज ओवर एसेट। चार्ज ओवर एसेट ये आपको देना पड़ेगा। एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। तो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ डिपॉजिट आपको एक या एक से ज्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। The trustees protect the interest of the depositor in the case of company defaults in repaying the deposit। अगर कंपनी की तरफ से कभी डिफॉल्ट हुआ, उन्होंने डिपॉजिट का इंटरेस्ट या अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिटर्न नहीं किया, उसमें गड़बड़ किया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, ट्रस्टी की हो जाती है कि वो पैसा निकालकर डिपॉजिटर तक पहुंचाएगा। कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी कॉल्ड द ट्रस्ट डीड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, ट्रस्ट डीड। सेम है, डिवेंचर में भी हम क्या नाम देते थे, ट्रस्ट डीड ही नाम देते थे। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। ये डीड, ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, ये कब साइन हो जाना चाहिए, 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले ही इशू हो जाना चाहिए, साइन हो जाना चाहिए। द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर, मतलब खुद से या फिर 1/10 डिपॉजिटर, टोटल नंबर जितने भी होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 डिपॉजिटर अगर हैं तो उसका 1/10 कितना हुआ, 1/10 हो गया 10। यस और नो। तो 10 डिपॉजिटर अगर रिक्वेस्ट करेंगे, कैन कॉल अ मीटिंग, तो वो लोग अपना खुद का मीटिंग भी बुला सकते हैं। ऑफ ऑल द डिपॉजिटर व्हेन अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग डिपॉजिट। लेकिन कब बुला सकते हैं, अगर कंपनी ने ऐसा कुछ डिफॉल्ट किया, ऐसी कुछ गलती की। कैसी गलती, डिपॉजिट रिटर्न ना करने की गलती, है ना। टाइम हो गया, आपका पीरियड फिनिश हो गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक आपके पैसे रिटर्न नहीं किए हैं, तो अगर 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर ट्रस्टी खुद संज्ञान लेता है इसकी बात का, तो वो मीटिंग को बुला सकता है। क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 10, दैट इज क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। अब हम क्या करेंगे, विद इन 30 days हमको चार्ज और एसेट क्रिएट करना है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है। A company accepting secure deposit from public within 30 days of the acceptance, जब से एक्सेप्ट किया है उसके 30 दिन के अंदर, हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट, उसको अपने टेंजिबल एसेट पे चार्ज और एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। विद इन हाउ मेनी डेज, 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस। 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। तो उसका अमाउंट भी कितना होना चाहिए, जितना आपने टोटल डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ना, उतने अमाउंट का वो असेट होना चाहिए जो गिरवी रख रहे हैं, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो कम से कम आपको सिक्योरिटी कितनी रखनी पड़ेगी, उतनी सिक्योरिटी रखो जितना अमाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। एग्जाम्पल अगर आपके पास डिपॉजिट 5 लाख रुपीज का है, हाउ मच, 5 लाख, और एक कंपनी इसका डिपॉजिट इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि हम आपके डिपॉजिट को इंश्योरेंस दे सकते हैं बट ओनली अप टू 4 लाख रुपीज। कितना दे सकते हैं, 4 लाख। तो बचा हुआ जो 1 लाख है, ठीक है ना, बचा हुआ जो 1 लाख है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं उसकी,
कि यहाँ पर आपको 1 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, चार्ज और एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, समझा क्या? तो ये जो सिक्योरिटी क्रिएट किया जाता है, ये जो चार्ज दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये चार्ज दिया जाता है डिवेंचर सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी को। ठीक है, सभी डिपॉजिटर को नहीं दिया जाएगा, सबके बिहाफ में डिपॉजिट ट्रस्टी को ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी दी जाएगी। नंबर 11, डिपॉजिट इंश्योरेंस। A company needs to take deposit insurance at least 30 days before the issue of circular. सर्क्यूलर या एडवर्टीजमेंट इशू के करने के 30 डेज पहले उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू ₹20,000, इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। तो आपका अमाउंट अगर ₹20,000 से ज्यादा है ना, आपका जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो किससे ज्यादा है? 20,000 से। किसका किसका? डिपॉजिट का प्लस उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करना वाले हो, ये दोनों मिलाकर अगर 20,000 से ज्यादा है, ऑब्वियसली हो ही जाता ना, इतना कम वैल्यू का थोड़ी कंपनी डिपॉजिट इश्यू करेगी। तो ऐसे केस में क्या लेना पड़ेगा? कंपलसरी डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिपॉजिट इंश्योरेंस, राइट। पॉइंट नंबर 12, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। जैसे डिवेंचर के समय हम क्रेडिट रेटिंग ले रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्रिसिल या जो केयर करके ऑर्गेनाइजेशन है वहां से आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट रेटिंग ले सकते हैं। एवरी कंपनी हैज टू गेट क्रेडिट रेटिंग ऑफ इट्स डिपॉजिट एंड इंक्लूड द रेटिंग ऑफ द सेम इन दी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। तो जो आपने क्रेडिट रेटिंग ली है एजेंसी से, वो आपको अपने सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वही देख करके लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। वो लोग क्या क्या देखते हैं? वो देखते हैं कंपनी का नेटवर्थ कितना है, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, एबिलिटी टू रीपे क्या है, क्या वो डिपॉजिट टाइम पर रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती है, एंड अकॉर्डिंगली गिव्स अ रेटिंग। और अकॉर्डिंगली क्या देती है? रेटिंग। रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। तो हर साल ये रेटिंग आपको लेनी पड़ेगी जब तक डिपॉजिट का टेन्योर चलता रहता है। पॉइंट नंबर 13, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपको याद होगा जब हम डिवेंचर की बात कर रहे थे, तो डिवेंचर को रिडीम करने के लिए DRR क्रिएट करना पड़ता था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है ना? और आपने देखा होगा वहां पर 15% और 25% वाला कंसेप्ट, आपको अगर याद होगा कि हर साल जितना डिवेंचर रिडीम हो रहा है उसका 15% आप क्या करेंगे? रिजर्व क्रिएट करेंगे। और ओवरऑल बेसिस पे ये कितना होना चाहिए? उसमें 25% होना चाहिए, जितना भी आपका डिवेंचर का अमाउंट है। तो उसी तरीके से डिपॉजिट के बारे में भी देख रहे हैं। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज टू ओपन अ अकाउंट इन द शेड्यूल्ड बैंक, अ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? DRR, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कहाँ ओपन करना पड़ेगा? शेड्यूल बैंक। एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, हर साल 30th अप्रैल के दिन या उसके पहले, कंपनी हैज टू डिपॉजिट एन अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखो सेम एकदम जैसा डिवेंचर का लिखा गया था उसी तरीके से डिपॉजिट का भी लिखा गया है कि हर साल जो डिपॉजिट मेच्योर होने वाले हैं कम से कम उसका 15% आपको क्या करना है? रिजर्व में रखना है। कहाँ रखना है? रिजर्व में। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द रीपेइंग डिपॉजिट। ये पैसा कहाँ यूज होगा? डिपॉजिट को रीपे करना है। तो नोट लिखा है पॉइंट नंबर 8A एंड B, 10 एंड 13 इज नॉट अप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। तो ये कुछ जो पॉइंट हमने देखे, पॉइंट नंबर 8 का A,
बी और पॉइंट नंबर 10 एंड 13 ये सब प्राइवेट कंपनी को अप्लीकेबल नहीं है। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जिसका पैसा 100% कहां से आता है, उनके मेंबर्स के थ्रू आता है, ठीक है, तो उनको ये सारे पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 14 डिपॉजिट रिसीट, जिस तरीके से हम डिवेंचर सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट दे रहे थे उसी तरीके से आपको डिपॉजिट रिसीट भी इशू करना है। कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 डेज, ध्यान दीजिए, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी, जब से पैसा मिला है या जब से चेक रियलाइजेशन हुआ, चेक का पैसा डायरेक्टली बैंक में आया है, उस दिन से 21 डेज के अंदर डिपॉजिट का एक रिसीट बना करके आपको क्या करना है, भेजना है। कहाँ भेजना है, डिपॉजिटर के घर पे। द रिसीट हैज टू बी साइन बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये रिसीट कौन साइन करेगा, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथॉरिटी दी है साइन करने की। द रिसीट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, रिसीट में होगा क्या, डिपॉजिटर का नाम, उसका एड्रेस ये लिखा होगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड डेट ऑन विच इट इज रीपेबल, कौन से दिन इसको रीपे किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन भी उसमें होगा। पॉइंट नंबर 15 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। आप देखेंगे सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं, जैसे हम शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाते थे, जैसे हम डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर बनाते थे, उसी तरीके से हमको डिपॉजिटर का भी क्या बनाना है, रजिस्टर, जिसमें उनके सारी इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन से उनका नाम, कितने अमाउंट का डिपॉजिट रखा है, कौन सा स्कीम है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला है, कितने पीरियड के लिए है, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिपॉजिट हम इसमें मेंशन करेंगे। A company has to maintain a separate register for deposits accepted or renewal at its registered office। ये बनाकर रखना भी कहां पर है, registered office में रखना है। The detail of the deposit along with the details of the depositor should be entered in the registered deposit within 7 days from the date of issue of deposit receipt। जब से आपने डिपॉजिट रिसीट इशू किया उसके 7 दिन के अंदर, हाउ मेनी डेज, विद इन 7 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर में उसका नाम भी अपडेट कर देना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, ब्यौरा देना, है ना, ब्यौरा देना मतलब फुल इंफॉर्मेशन, ये डिपॉजिट आपने कब स्टार्ट किया, कब आपने एडवर्टीजमेंट दिया, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, कितने एप्लीकेशन आए, कितने लोगों का डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ता है। अ कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर, हर साल 30 जून के पहले या उस डेट पर फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कहाँ फाइल करना पड़ता है, आरओसी में। अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, द रिटर्न गिव्स डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। तो ये रिटर्न 31 मार्च तक का होता है, जो कि जून में सबमिट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 17 इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट, आपको पता है डिपॉजिट लोन है, तो लोन पे हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस गिवन बाय द आरबीआई। आरबीआई कौन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करेगा कि हाईएस्ट रेट, मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए, जितना उसने बोला है उससे 1% ज्यादा भी आप दे नहीं सकते, उतना ही देना पड़ेगा, उससे कम दिया तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द केस ऑफ प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर आपका डिपॉजिट प्री मेच्योर मतलब जो पीरियड था उसके पहले आप क्या कर दे रहे हो, मेच्योर कर दे रहे हो, कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि आपका जो क्रेडिट पीरियड है या आपका जो डिपॉजिट है, से फॉर एग्जांपल वो था 3 इयर्स के लिए, हाउ मेनी इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है। सो ईयर 1, ईयर 2,
एंड ईयर 3, राइट। इस तरीके से 3 साल के लिए आपने किया हुआ था। अब बीच में क्या हो गया, जब ये इशू किया था या कंपनी ने एक्सेप्ट किया था, तभी कहा था कि 12% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 12%। अगर आप डिपॉजिट 3 इयर्स के लिए रख रहे हैं, कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स के लिए। आपने क्या किया, आपने ना 2 इयर्स में ही बोला कि नहीं मुझे बहुत इमरजेंसी है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मेरा प्लीज डिपॉजिट, मुझे पैसा वापस दे दो। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिडीम या रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी को अधिकार है कि जितना उसने बोला था उससे 1% कम, है ना, तो 12% माइनस 1% कितना आ जाएगा? 11%। कंपनी विल पे ओनली 11% इंटरेस्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि डिपॉजिट था 3 साल के लिए और आपने पहले विड्रॉ कर दिया, आपने पहले विड्रॉ कर दिया। फॉर डिपॉजिट मेच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेन अनपेड बाय द कंपनी। बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो क्लेम तो किए जाते हैं लेकिन कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है, तो क्या हो गया, कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। द कंपनी हैज टू पे अ पेनल इंटरेस्ट। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट वो रेगुलर पे कर रही थी वो तो पे ही करना है, बट पेनल्टी इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा एट द रेट 18% फॉर द ओवर ड्यू पीरियड। कब तक के लिए? जितना लेट हुआ है, 30 डेज का लेट हुआ है तो 30 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 15 डेज का लेट हुआ है तो 15 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 18% तक क्या चला जाएगा, पेनल्टी इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। क्या डिपॉजिटर के पास अधिकार है टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर करने का, चेंज करने का? right to alter the terms and condition. A company cannot either directly or indirectly alter the terms and condition of the deposit. कंपनी खुद नहीं बदल सकती, या डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट once the circular or advertisement is issued। एक बार आपने एज अ कंपनी सर्कुलर को इशू कर दिया, एडवर्टीजमेंट को इशू कर दिया, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज नहीं ला सकते। एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय दी कंपनी, और वही डिपॉजिट कम क्या होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 19, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाद में आपको डिस्क्लोजर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अ कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द वे ऑफ नोट्स। नोट्स के रूप में उनको लिख के देना पड़ेगा कि इस साल उन्होंने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिटर और रिलेटिव्स और डायरेक्टर इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ऐसा किसको करना पड़ेगा? ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। punishment as per the companies act, an officer of the company who is in default for contravention of the provision of the act is punishable for fraud। तो इसका कॉन्ट्रवेंशन अगर हुआ, ये जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन बताया इसका अगर हुआ कॉन्ट्रवेंशन मतलब उल्लंघन हुआ, क्या हुआ, उल्लंघन, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको फ्रॉड के लिए बुक कर दिया जाएगा, पनिशेबल फॉर फ्रॉड। The Maharashtra government has passed the Maharashtra Protection of Interest of Depositor Act 1999, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो इसको लॉन्च किया गया ताकि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश्ड फॉर कॉन्ट्राविंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आल्सो। अगर इस एक्ट का भी उल्लंघन होता है तो कंपनी को उसके लिए भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये 20 के 20 पॉइंट्स समझ में आए सब आपको? कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका बोलिए।